करके अचानक से गायब हो जा रहे हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि एक समय इस देश में ऐसा ही काम कुछ प्राइवेट बैंक किया करते थे। रोज़ शाम को उनके एजेंट जो है सब्जी बेचने वाले, दुकानदार से, ठेला वाले, रिक्शा वाले, मिडिल क्लास नौकरी करने वाले लोगों के पैसे वसूलते थे और करोड़ों रुपया लेकर के अचानक से गायब हो जाते थे। जब भी इस तरह का कोई सिस्टमेटिक फेलियर होता है तो स्वाभाविक रूप से सरकार को उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। देश में जो आज शिक्षा व्यवस्था की हालत है वो बिल्कुल ठीक उसी तरह से है कि कबीर कहते हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोड, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सरकार और बाजार, इस दोनों के बीच में इस देश के विद्यार्थी और इस देश का भविष्य, इस देश का नागरिक पिसता जा रहा है। और ये सारा खेल शुरू उस लॉजिक से होता है कि शिक्षा इंसान बनाने के लिए नहीं, एक कमाऊ इंसान बनाने के लिए ली जानी चाहिए और दी जानी चाहिए। बाजार का जो तर्क है कि जिसमें मुनाफा नहीं है उसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। शिक्षा को जब मुनाफे के नज़रिए से देखने लगे उसका नतीजा ये हुआ कि सपना बेचा जाने लगा। अंधों के शहर में आईना बेचने का जो कारोबार है, सीट पता है कि 100 है, एग्जाम देने वाले 1 करोड़ हैं, तो हम उस 100 में पहुंच जाएं, उसकी होड़ और फिर उसका कारोबार। और ये 100 सीट क्यों है? क्योंकि सरकारी व्यवस्था जो है उसमें लगातार रोज बरोज गिरावट आई। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होगा, तो स्वाभाविक रूप से सरकारी संस्थान जो हैं वो कमज़ोर होंगे और उसकी जगह पे जो है निजी संस्थानों की उत्पत्ति होगी। और ये जानबूझ करके किया गया, इसलिए ताकि शिक्षा जो प्राप्त करने वाले लोग हैं वो सिटीजन ना रहें, स्टूडेंट ना रहें, उनको कंज्यूमर बना दिया जाए। और इसी कंज्यूमर सर्विस के लॉजिक के तहत देश भर में कोचिंग की बाढ़ आई। आपने दिल्ली में देखा, बेसमेंट में पढ़ते हुए जो है विद्यार्थी की मौत हो गई। और जब हम मौत की बात करते हैं, भारत में एक संस्कृति है, गांव में अगर किसी की मौत हो जाए तो किसी के घर में खाना नहीं बनता है। सामने से अगर डेड बॉडी जा रही हो तो बिना जात बिना धर्म पूछे हुए लोग उसको नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि आत्मा को शांति मिले। लेकिन हम कितने असंवेदनशील हो गए हैं, या हमको व्यवस्था कितना असंवेदनशील बना दिया है कि हर घंटे लगभग 2 स्टूडेंट, 24 घंटे में कम से कम 28 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। और स्थिति ये है कि इस देश में किसान आत्महत्या से नौजवान आत्महत्या ज़्यादा हो चुका है। जैसे किसान आत्महत्या के पीछे सिस्टम जिम्मेवार है, उसी तरह से स्टूडेंट की आत्महत्या के लिए भी सिस्टम जिम्मेवार है। और ये सिस्टम जो स्टूडेंट को मार रहा है, एक प्रेशर कुकर बना रहा है, वो सिस्टम ऐसे बन रहा है कि एक तरफ रोज सपने बेचे जाएंगे। 5 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गई है। किसी एक इंसान का एग्जाम्पल ला करके सामने ये दिखाया जाएगा कि इसका पैकेज 1 करोड़ का है, और हर बच्चे को ये प्रेशर दिया जाएगा कि आप भी 1 करोड़ का पैकेज जो है प्राप्त कीजिए। कैसे प्राप्त करेंगे? सीट कितना है, कितना जो है एग्जाम हो रहा है, वैकेंसी कितनी है, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट एग्जाम कितना होता है, रोजगार कितने उत्पन्न हो रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। रोजगार दिलाने के नाम पर कोचिंग संस्थान बनेंगे और लोगों की गाढ़ी कमाई, नौकरी करने वाले लोग उनकी सैलरी, किसान को उनके फसल से जो कमाई हुई है, जो मजदूर हैं जो रोज़ मजदूरी करते हैं, पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि हम तो मजदूर हैं, हमारा बच्चा अच्छा इंजीनियर हो जाएगा। और अचानक रातों रात सैकड़ों दर्जनों संस्थान जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोटा फीस जो है वो वसूल लिया है माँ बाप का। और अब स्टूडेंट का क्या होगा वो स्टूडेंट जाने। और आपने देखा अभी गोरखपुर की एक लड़की जेईई की तैयारी कर रही थी और एक बड़ा ही मार्मिक पत्र जो है अपने माँ बाप के नाम लिखा, उसने सुसाइड कर दिया। और ये कोई एक बात नहीं है,
मैं कह रहा हूं कि जब 24 घंटे में 28, कम से कम 28 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, मतलब हर घंटे घड़ी का कांटा जब एक बार चक्कर घुमाए तो एक स्टूडेंट कम से कम इस देश में, देश के किसी न किसी कोने में सुसाइड कर ले रहा है। ये गंभीर विषय है, सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और शिक्षा बाजार की और मुनाफे की वस्तु नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अभी सीबीएसई का एग्ज़ाम हो रहा है। सीबीएसई के एग्ज़ाम और रिजल्ट के बाद बड़े पैमाने पे विद्यार्थी सुसाइड करते थे। यूपीए की सरकार ने ये फैसला लिया कि हम किसी को पास फेल नहीं करेंगे, हम ग्रेड देंगे। और हम सब जो पढ़ लिख लिए हैं, मैं पीएचडी कर लिया हूँ, आप तमाम लोग जो है अलग अलग पढ़ाई कर लिए हैं, ये रेस कभी अंत होता है क्या? 10वां फर्स्ट डिवीज़न पास कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, 12वीं फर्स्ट डिवीज़न पास कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, पत्रकारिता में डिप्लोमा कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। पीएचडी करके लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। 45 साल में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। इतनी बेरोजगारी हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं था। तो यह जो व्यवस्था, सरकार और बाजार, उसके बीच में इस देश का भविष्य जो पिस रहा है, उस पर सरकार को जो है एक रेगुलेशन लाना चाहिए और इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि जितने रिक्त पद हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से उस पर एग्जाम हो। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें धांधली नहीं होती है, कोई ऐसी नौकरी नहीं है जिसको पैसे दे करके खरीदा नहीं जाता है। तो इस देश के भविष्य के ऊपर, इस देश के नौजवान और विद्यार्थी के ऊपर एक भारी दबाव है और एक सजग समाज के तौर पर, एक संवेदनशील देश के तौर पर इसकी सामूहिक जिम्मेवारी हम सबको लेनी चाहिए। सरकार को ये रेगुलेशन बनाना चाहिए और इस तहत हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 महत्वपूर्ण मांग है। पहला, आप सरकारी संस्थानों को बेहतर कीजिए। आप सरकारी संस्थानों को कमजोर करके निजी क्षेत्र को भी स्वाभाविक रूप से विकसित होने में बाधा उत्पन्न करेंगे। सरकारी संस्थान ठीक से काम करेगा, बीएसएनएल ठीक से चलेगा, तभी जियो धन धनाधन होगा। सरकारी संस्थानों को तबाह करके निजी संस्थानों को, प्रधानमंत्री जी ने कहा अमेरिका में एक देश के व्यवसायी से जब उनसे प्रश्न पूछा गया, यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि निजी मामला है। निजी मामला कैसे है सर? सरकारी संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र की चीजें ठीक से फंक्शन करेगी तभी निजी क्षेत्र की संस्थाएं और उसकी जो जिम्मेवारी है ठीक तरीके से उसका निर्वहन कर पाएंगे, पहला। और दूसरा कि इस देश में आईएएस बनाने का, इंजीनियर बनाने का, डॉक्टर बनाने का जो एक धंधा है, उसका एक रेगुलेशन होना बहुत जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों से और उसके अभिभावकों से पैसा वसूला है तो उसकी जिम्मेवारी है कि वो उस कोर्स को पूरा करे। अगर वो उस पे कोर्स को पूरा नहीं करते हैं तो एक तरह का स्कैम है, एक तरह का घोटाला है। सरकार को जो है यह अनियंत्रित जो व्यवसाय है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, उसको जो है नियंत्रित करना चाहिए। और तीसरा, जितने भी रिक्त पद हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको भरा जाए, उसके ऊपर जो है अच्छे से जो है एग्जाम हो और बेरोजगारी की समस्या को कम किया जाए, ताकि इस देश के जो भविष्य हैं, इस देश के जो नौजवान हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो व्यवस्था में पिस रहे हैं, बाजार और सरकार की इस जो है खतरनाक मौत तक पहुंचाने वाली जो व्यवस्था है उसमें जो पिस रहे हैं, उससे उनको बचाया जा सके। इस विषय पे आप लोगों से बातचीत के लिए मैं यहाँ उपस्थित था और अभी जब इस संबंधित आपका अगर कोई प्रश्न है तो उसका हम जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि रेगुलेशन होना चाहिए, रेगुलेशन की बात कर रहे हैं कि आप कोचिंग संस्थानों पर या सरकार कुछ इस तरह का बनाए। आपकी राय क्या है? क्योंकि आप तो खुद एक अच्छे छात्र नेता रहे हैं और आप सक्रिय राजनीति में, तो आपकी अपनी राय कि कैसे इस पूरे जो आप जिसे कह रहे हैं कि बाजार बन गया है, इस पर रोक लगेगी, क्या करे सरकार? देखिए, इस संबंध में हम 2 बात हाईलाइट करना चाहते हैं। एक कि अगर हमारे क्लासरूम में पढ़ाई होगी तो हमको कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, और ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ।
ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है। हमारे पिताजी, हमारी माताजी जब स्कूल कॉलेज में पढ़ा करती थी तब ये कोचिंग और ट्यूशन का सिस्टम नहीं था। क्लासरूम में ही पढ़ाई होती थी और वो इनफ था। और उस ज़माने में तो कोई अगर अपने घर पे बुला करके पढ़ाए तो उस टीचर को बहुत दोयम दर्जे से देखा जाता था कि ये तो कोचिंग पढ़ाते हैं। तो किसी पेशा की जो सेंसिटिविटी है, जो उसकी सेंटिटी है, उसको जब हम रिड्यूस कर देते हैं, और ये रिड्यूस कब होता है? जब आप एजुकेशन एक बेहतर नागरिक बनाने की बजाय जॉम्बी बनाने के लिए देना चाहते हैं, एक रेस में जो है लोगों को शामिल कराने के लिए एजुकेशन देना चाहते हैं। और उस रेस का ही नतीजा है कि पहले जो है उसको अंक लाने का, मतलब जब से उसका जीवन शुरू होगा तो उसके ऊपर एक एंजाइटी होगी, दबाव होगा कि उसको अच्छा अंक लाना है। और अंक लाने के रेस से जब वो बाहर निकलता है तो फिर वो सैलरी का जीरो गिनना शुरू करता है। और पहले अंक लाने की एंजाइटी, फिर EMI भरने की एंजाइटी। तो एजुकेशन का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, एक बेहतर इंसान भी बनाना है। आज हमारे देश के नॉलेज इंडस्ट्री का बुरा हाल इसलिए है कि हम इसको मार्केट फोर्स से देखते हैं। हम ये देखते हैं कि किस संस्थान से पढ़ने के बाद कितना पैकेज मिलता है। तो सबसे पहले तो ये नैरेटिव बदलना ज़रूरी है। और ये नैरेटिव बदलने के लिए सरकार का जो प्रचार का तरीका है उसको संवेदनशीलता से लेते हुए उसको बदलना चाहिए। हर जगह देखिए ना कि आपको एक डेटा और नंबर फेंका जाता है। 50 करोड़ लोगों ने जो है कुंभ में स्नान किया, नंबर, हर जगह नंबर फेंका जाता है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री अनाज दे दिया है। हर चीज़ को मैं कहता हूँ कि इस देश की हिस्ट्री ये है कि हम सब्जेक्ट थे, लेकिन देश को आज़ादी मिली, उसके बाद हम सिटीजन हुए। आज उस सिटीजन को नंबर में रिड्यूस किया जा रहा है। सरकार अपने नागरिकों को, अपने विद्यार्थियों को, नौजवानों को नंबर में रिड्यूस नहीं करे। नंबर सिर्फ हमारा जो है आइडेंटिटी नहीं है, हम एक इंसान हैं। नंबर से बियॉन्ड हमारी आइडेंटिटी है। और इस बात को संवेदनशीलता से सरकार को अलग अलग माध्यमों से, अपने मंचों से, और जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग हैं उनको कहने और बोलने की ज़रूरत है। अगर हम कहते हैं कि लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था संसद है, तो संसद के पटल पर इस बात को उठाया और बोला जाना चाहिए ताकि समाज को एक मैसेज मिले। और दूसरा कि रेगुलेशन का जहाँ तक बात है, पहले तो आप अपने संस्थानों को बेहतर कीजिए ताकि जो है लोगों को बाहर कोचिंग या इन जैसी चीज़ों या इन जगहों पे एक्सप्लॉइट होने की ज़रूरत नहीं पड़े। उसके बाद जो है अगर फिर भी, क्योंकि लोगों का चॉइस है, कोई अगर सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं या कोई प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहता है, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है, आप उसके इस आज़ादी को नहीं छीन सकते। लेकिन जैसे सरकारी संस्थानों के लिए रेगुलेशन है, उसके लिए कोई ना कोई अकाउंटेबल होता है, वैसे ही निजी संस्थानों के लिए भी कोई ना कोई अकाउंटेबल हो। जो कंपनी है उस कंपनी का कोई तो मालिक होगा, कोई तो CEO होगा। जो उसके तमाम जो अलग अलग ब्रांचेज खोले गए हैं उसका भी कोई ना कोई डायरेक्टर होगा। तो किसी को तो अगर कोई क्राइम कर रहा है फीस ले करके और कोचिंग अचानक से बंद करके चला जा रहा है, तो किसी ना किसी की तो अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी ना। जिसके नाम से उनको कोचिंग खोलने का परमिशन दिया गया है, जिस जगह पे NOC लेकर के वो कोचिंग खोली गई है, उसके जो उत्तरदायी लोग हैं फिर उनको पकड़ा जाए कि अगर विद्यार्थियों का पैसा वसूल करके आप अचानक से जो है कोचिंग बंद करके गायब हो जाएंगे। और ये सिर्फ FITG का मामला नहीं है। अभी आप देखिए कि दूसरे कोचिंग संस्थान में पैसा वसूल लिए हैं, स्टूडेंट से पैसा ले लिए हैं और अचानक से बंद करके चले गए। अब वो जो हजारों स्टूडेंट है वो कहाँ जाए, वो कहाँ जाकर के FIR कराए, किस अथॉरिटी के सामने जाए, कहाँ जाकर के अपने इशूज और अपने कंसर्न को रेज करे। कोई तो जो है इसको उसका जो है रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होगा। तो सरकार उसकी अकाउंटेबिलिटी ले कि जब आप प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट कोचिंग या प्राइवेट संस्थान को इजाज़त दे रहे हैं ऑपरेट करने के लिए, तो जिसको आपने इजाज़त दिया है उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज होती है, कोई क्राइम होता है, तो फिर उसको ही जिम्मेवार भी ठहराए।